दोस्तों, हरियाणा में जो 35,000 एकड़ आईएमटी के लिए एक्वायर करने की सरकार ने घोषणा की थी स्वयं इच्छा से, उसमें से सिर्फ 7,000 एकड़ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है अब तक। और 80% यानी कि 28,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 80% किसानों ने भारी विरोध किया है और उस विरोध को किसी भी चैनल ने, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने नोटिस नहीं किया कि अगर 80% किसान नहीं चाहते कि वो अपना ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने घर, अपना जो एरिया है उसको छोड़कर जाएं, तो सरकार बार बार ये क्यों कहती है कि हम उसमें एएमटी आईएमटी लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आईएमटी लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी। अगर सरकार उद्योग ही बढ़ाना चाहती है तो किसानों को जो ज़मीन एक्वायर करने की उन्होंने घोषणा की है उसमें किसानों को ही क्यों नहीं पार्टनर बनाती वो। किसानों की ज़मीन, जिस किसान की ज़मीन उसके नाम है, उसकी ज़मीन उसके नाम ही रहे, प्लस उसको जो आपने बेनिफिट देना है, जो आपने पैसे देने हैं वो उसको दीजिए। और बाद में उसमें आप जिन फलों और सब्जियों को भारत इंपोर्ट करता है, अरबों खरबों टन का ये बिजनेस है। आप लीची, ब्लूबेरी, नाशपाती, कीवी, सेब और पता नहीं कई सब्जियां और फल जो आप भारत से इंपोर्ट करते हो, वहाँ पर टैक्स देते हो, आप उनको यहाँ पर आधुनिक तकनीक से क्यों नहीं लगा सकते। अगर एक इज़राइल जैसा देश, जहाँ पर बिल्कुल भी जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी, वहाँ के साइंटिस्टों ने जो हमारे देश में अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है पॉलीफ हाउस का, वो इज़राइल से आया है। भारत और इज़राइल के बीच एक इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट जो शुरू में हरियाणा में गरोंडा के पास आया था, उसके बाद कई किसानों ने उसमें हाथ जमाया, कई सफल भी हुए, जिसने सही टेक्निक से किया वो सफल भी हुए। और ऐसे ही नई टेक्निक के साथ जो मैंने फल बताए हैं वो फल उगाए जाएं, उसका क्लस्टर बने, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, पर्यावरण को नुकसान होने से बचे, मौसम ठीक हो, लोगों की सेहत ठीक हो, और सबसे अच्छी बात, लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ बैठे रहें, प्रदूषण कम हो, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आना है, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें पेड़ पौधे ही लगाने हैं और उसको एक व्यवस्थित तरीके से उसमें नर्सरियाँ बनाएं, उसमें लोगों को रोज़गार दें। उसमें जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई सुपरवाइज़र हो, कोई क्लर्क हो, और जो थोड़े मेहनत करने वाले लोग हैं वो फल तोड़ें, उनकी निराई गुड़ाई। मतलब आप एक बार सोच के देखिए, अगर 35,000 एकड़ में किसानों के नाम ही रहे, किसानों को मुआवजा भी मिल जाए और किसानों को उसमें सरकार के द्वारा उसमें फल फ्रूट लगा दिए जाएं और सरकार उसमें लोगों को रोज़गार दे, और क्या तस्वीर होगी आप इमेजिन करके देखो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ हरियाणा सरकार इसमें जोड़े तो 5 सालों में हरियाणा क्या आसपास के जितने भी स्टेट हैं वहाँ की लोगों में सेहत में आप सुधार देखेंगे कि कैसा हुआ, पर्यावरण में आप सुधार देखेंगे। और अब बात करते हैं कि मेन सवाल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ी, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी कस्बे हैं हरियाणा में, जितने भी शहर, शहर की बात मत कीजिए, मैं छोटे कस्बों की बात करता हूँ। अगर वहाँ पर कोई ज़मीन लेने के लिए जाता है तो उसके साथ लगती ज़मीन कम से कम 10 करोड़ में मिलेगी आपको, एक एकड़। जितने भी हरियाणा में शहर हैं, कस्बे हैं,
तो फिर इन उद्योगपतियों ने ये सोचा कि अब ये ज़मीन हम इतनी महंगी तो ले नहीं सकते, तो हमें ज़मीन भी चाहिए और उसके बाद हमें सस्ते दामों पर भी चाहिए। तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने सड़कें निकाली कि ज़मीन वहाँ पर हम लेंगे जहाँ पर मतलब कि सड़कें भी चाहिए उद्योग के लिए। मेन चीज़ तो ये, अगर सड़क मिल गई है तो आपको उद्योग आप चाहे शहर के करीब लगाइए, चाहे शहर से दूर लगाइए। तो पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने सड़कें बनवाई, जम्मू कटरा वाली 152D। उसके बाद फिर इन्होंने तय किया कि अब जैसे ही एक बार घोषणा होगी, किसान भागे भागे आएंगे और हमें ज़मीन देके चले जाएंगे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, किसान समझने लगा है उद्योगपतियों की चालों को कि पहले पूरे हरियाणा में 12,000 एकड़ के करीब पूरे हरियाणा में तय हुआ था कि पूरे हरियाणा में 12,000 एकड़ के करीब ज़मीन चाहिए। लेकिन जब किसानों ने कई जगह पर विरोध किया, कई जगह पर किसान कुछ उसमें राजी भी हुए, तो उद्योगपतियों ने ये सोचा कि ये तो एक बार में ही मुर्गी मारने वाला काम है, ये बार बार हमें अंडे नहीं देगी। तो जो जींद में पहले 3800 एकड़ ज़मीन एक्वायर होनी थी, उसको बढ़ाकर अकेले, कहाँ तो अकेले हरियाणा में 12,000 थी, सिर्फ जींद में ही 12,000 एकड़ कर दी गई, क्योंकि जी उसमें से 2 सड़कें निकलती हैं वहाँ पर, 152D और जम्मू कटरा नेशनल हाईवे। तो उन्होंने, उद्योगपतियों ने ये डिमांड रखी कि हमें तो एक बार में ही ज़मीन आप लेके दो, क्योंकि उसके बाद अगर वहाँ पर पहले 3800 एकड़ खरीद ली तो उसके बाद हम जिस रेट में खरीदेंगे उससे तो 4 गुना रेट हमें किसान मांगेंगे। तो उन्होंने अपनी जो एक बार ही आपूर्ति को सरकार को बता दिया, तो सरकार ने फिर फरमान, नया नोटिफिकेशन जारी किया। अगर एक चीज़ इसमें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप खुद सोच के देखना कि अगर सरकार ने ये योजना बनाई थी तो उसने पहले पूरे निरीक्षण किया, फिर उसको कितनी ज़रूरत है, कितना उद्योग बनेगा, कितने में टाउनशिप होगी, कितने में फैक्ट्री लगेंगी, तो सरकार ने पूरा खाका तैयार करके उसको 3800 एकड़ नोटिफिकेशन जारी किया आज से 3 साल पहले। फिर एकदम से क्या हुआ कि वो 3800 एकड़ बढ़ाकर 12,000 एकड़ करनी पड़ी। ये भी एक सोचने का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है ये, कि 3800 एकड़ पर आपने पूरा प्लान बना लिया है, पूरी आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, नक्शा बन गया है, आपने साइट पर डाल दिया है, तो फिर आपको 8,200 एकड़ और बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सिर्फ और सिर्फ पीछे से जो उद्योगपति हैं उन्होंने चाबी फेरी कि हमें तो एक बार में चाहिए, जो रुझान आ रहे हैं, किसान इसके बाद नहीं कटेगा, वो इसके बाद ज़मीन नहीं देगा। तो जाके फिर सरकार ने 12,000 एकड़ सिर्फ अकेले जींद में और पूरे हरियाणा में 35,000 एकड़ का नोटिफिकेशन नया जारी किया। अब उसमें से 20% लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो चलो उसमें 20% मैं आपको बताता हूँ वो कौन थे। ज़्यादातर उसमें थे बीजेपी के वो नेता जिन्होंने पहले, उनको पता था कि यहाँ पर ज़मीन एक्वायर होनी है, जिन्होंने औने पौने दामों में ख़रीद के एक इन्वेस्टमेंट करी थी, कि जैसे इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी कि सरकार को, उनको ने उसको बताया कि हम अगले साल इसको एक्वायर करने वाले हैं, तो आप अपना पैसा अगर डबल करना चाहते हैं, ट्रिपल करना चाहते हैं, तो कुछ ज़मीन ले लीजिए। तो उन्होंने वो ज़मीन सरकार के नोटिफिकेशन करने से पहले ले ली थी, और उसके बाद में वो ज़मीन अब वो वहाँ से 4 गुना 5 गुना और वाइट मनी, बिल्कुल वाइट मनी निकाल के ले जाएंगे। क्योंकि जो दूसरा पैसा था वो तो उन्होंने रजिस्ट्री के टाइम, मान लीजिए डीसी रेट है 16 लाख 18 लाख, तो 18 लाख के हिसाब से ले ली, और उस टाइम रेट था 30 लाख 35 लाख, ऊपर वाला पैसा उन्होंने दे दिया वैसे कैश में। तो उसके बाद जो अब पैसा, मान लीजिए उनको 1 करोड़ भी मिलता है, तो वो वाइट मनी आएगा। वाइट मनी यानी कि बिल्कुल टैक्स फ्री, उसके बाद वो जहाँ पर मर्जी यूज़ करें। ये जो 7 एकड़ है उसमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा
वाइट मनी किया है, वो भी सरकार के नोटिफिकेशन से पहले, जिनको पता था कि वहाँ पर एक्वायर होने वाली है। तो मेन मुद्दा अब ये है कि अब किसान हो चुके हैं, विरोध कर चुके हैं, क्योंकि किसानों को पता है कि ये ज़मीन तो उनकी जो आज 1 करोड़ में बिकेगी, तो जब एक्वायर होगी उसके बाद जितनी ज़मीनें हरियाणा में, उनका ऑटोमेटिक एक तय रेट हो जाएगा 1 करोड़। उसके बाद तो लोग 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में भी करेंगे। लेकिन ये सरकार की जो मंशा है, ये बहुत बड़ी डाउटफुल है, और किसान भी चाहते हैं कि वो अपना इलाका छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आप जितने भी पहले एक्वायर हुई हैं ज़मीनें, वहाँ पर आप जाकर देखोगे तो 80% लोग वहीं पर कोई गार्ड का काम कर रहा है, कोई वहाँ पर मजदूरी कर रहा है। जितना पैसा था वो सरकार, आपका पैसा जाना है बैंकों में, और बैंक है सरकार के पास, वो तो सरकार खुद ब खुद फिर वापस अपने पास ले जाएगी, लेकिन आपकी ज़मीन को साथ में ज़रूर ले जाएगी। तो ये सरकार की नीति थी कि ज़मीन कैसे निकलवाएं बाहर, और पैसा तो उनको 1 मिनट का काम है, उनका जो पैसा है वो तो सरकार निकलवा ही लेगी। तो अब जो किसान जागरूक हैं, जिन्होंने हिसाब लगाया कि पीढ़ियां निकल जाती हैं एक एरिया में लोगों को पहचानने में कि यहाँ का एरिया कैसा है। अब आपने देखा ही है, पंजाब में बाढ़ आई है, तो कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है, उनका घर, ज़मीन, उनके पशु। यानी कि वो तो एक, चलो पंजाब है, वहाँ के लोग मेहनती हैं, वहाँ के लोग मिलजुल के एक दूसरे की सहायता करते हैं, और वो एक दूसरे को सहारा लाकर उठ भी जाएंगे। लेकिन हम, जो कहने का मतलब कि जो किसान उस एरिया में बैठे हैं जहाँ पर अच्छी, वो एक अच्छी रोटी खा रहे हैं, एक अच्छा उनका भाईचारा है, तो अगर 12,000 एकड़ हरियाणा जींद में और 35,000 एकड़ पूरे हरियाणा में, तो मोटे मोटे तौर पर 40-50 गांव की ज़मीन जाएगी। तो 40-50 गांव जो विस्थापित होंगे, वो फिर कभी उनका आपस में भाईचारा जो पीढ़ियों से है वो नहीं बन पाएगा। उसके बाद तो फिर एक नया ही सिस्टम शुरू होगा लोगों के बीच में। तो हरियाणा में ये नहीं कि जो 35-40 गांव विस्थापित होंगे, इम्पैक्ट उन पर पड़ना है, इम्पैक्ट उन पर भी पड़ेगा जो साथ वाले गांव हैं, क्योंकि आने वाले, अगर आज वो 35,000 एकड़ बिकते हैं, तो आने वाले 5 सालों में 35 के साथ साथ छोटे जो उद्योगपति हैं वो भी वहाँ पर 35,000 एकड़ लेंगे, 35 गांव और तैयार होंगे। तो ऐसे आगे ही हरियाणा, छोटा सा हरियाणा है, इसको क्यों बर्बाद करने पर सरकार तुली हुई है। अगर आपने 35,000 एकड़ पर और चिमनियाँ लगा दी, और आपने फैक्ट्रियाँ लगा दी, केमिकल, पेस्टिसाइड, तो फिर क्या फ़ायदा आपका, पर्यावरण बचाओ, फलानी चीज़ बचाओ। तो उसकी बजाय सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि किसानों की ज़मीन एक्वायर करनी है तो उनके नाम रहे, उनको पैसा मिले कुछ अमाउंट, वहाँ पर फल और सब्जियाँ, सिर्फ 2 चीज़ें, ना पर्यावरण इम्पैक्ट हो, ना ज़मीन की गुणवत्ता ख़त्म हो, ना लोग विस्थापित हों, रोज़गार मिले। आप उद्योगों को ही रोज़गार क्यों मानते हो? आप एक केमिकल को ही उद्योग क्यों मानते हो? अगर आपने वहाँ पर दवाइयों की फैक्ट्री लगानी है, मान लीजिए, तो आप ऐसी चीज़ों की, फलों की लगाओगे, लोगों को दवाइयों की ज़रूरत ही कम पड़े। आप उस तरफ क्यों बढ़ रहे हो कि आपको प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्रियों की से चाहिए? आप ऐसे प्रोडक्ट की तरफ क्यों नहीं बढ़ते जो हम बाहर से आयात कर रहे हैं, जो हमें वहाँ से, हमें टैक्स भी दे रहे हैं, शिपमेंट भी लग रही है, उसके बाद फिर जब आता है तो उसके बाद ट्रक जो है वो ऑयल भी अपना फूकते हैं, फिर उसके बाद उसको केमिकल भी लगाया जाता है कि वो ख़राब ना हो। तो सारी चीज़ें आते-आते कितना महँगा पड़ता है, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है वो उसका फ़ायदा बिल्कुल भी ना हो सकता है उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ उद्योगपतियों को हो। तो ये तो आम लोगों को फ़ायदा है ना। अगर 35,000 एकड़ में फल लगेंगे, सब्जियां लगेंगी जो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, तो लोग यहाँ पर खाएंगे, आसपास के स्टेट खाएंगे। जो आज हम कीवी के 4 पीस आप
इस 200 रुपये में तीन तीन पीस 4 पीस आ रहे हैं, अगर वही आपको 50 रुपये में 1 किलो मिलने लगे या 100 रुपये में 1 किलो मिलने लगे आपको, जो और ब्लूबेरी है सबसे जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला फ्रूट है वो ब्लूबेरी है। और हमारा एक ऐसा कुदरत की कृपा है, भगवान की कृपा है भारत देश पर, अगर भारत चाहे तो यहाँ पर दुनिया का हर एक फ्रूट उग सकता है। ख़ास करके आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इज़राइल जैसा देश अगर अपनी ज़मीन पर इतनी बड़े लेवल पर खेती कर सकता है, तो हमारे देश को तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अभी हमारे पास, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। तो दोस्तों इस पर अभी और हम लंबी बात कर सकते हैं, विस्तार से और पॉइंटों को उठा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तब है जब लोग इंटरेक्ट हों, उसमें इंटरेस्ट हों। तो आप अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप और उसमें बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।